Hello guys, myself Sonu Yadav and you all are welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the further topic of the question. The question is what is osmosis? मतलब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे. अपना जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके हम लोगों ने हाफ पार्ट को कवर कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो बेसिकली इस वाली जो वीडियो है इसमें हम लोग सारी इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे और इसके को जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो क्वेश्चन बनेंगे जो हमारे स्कूल लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ ओस्मोसिस तक कवर कर लिया था, बट एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं. ओस्मोसिस होता क्या है? Osmosis is nothing but it is the diffusion of water or solvent across a semi-permeable membrane from a region of its higher concentration to region of its lower concentration. बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है, जो ऑस्मोसिस होता है वो डिफ्यूजन होता है वाटर में, ठीक है. इसके जो और ये क्या कहता है, ऑस्मोसिस हमेशा तुम्हारा सॉल्वेंट मिक्सर में हमेशा मिक्स होता है, मतलब ये हमेशा लिक्विड फॉर्मेट में होता है, ठीक है. इट कैन नॉट बी इन गैसेस स्टेट और इट कैन नॉट बी इन योर सॉलिड स्टेट, सो दैट्स वाई इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट. तो इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, वाटर का डिफ्यूजन होता है, जो या तो सॉल्वेंट में तुम इसको डिफ्यूजन कर दो या इसका वाटर में डिफ्यूजन कर दो, ठीक है. सॉल्वेंट भी तुम्हारा लिक्विड होता है, इस वजह से यहाँ पे इन लोगों ने इसको क्या किया है, इसको कंसीडर किया है, क्योंकि तुम्हारा सॉल्वेंट भी यहाँ पे लिक्विड होता है, इस वजह से इन लोगों ने इसको कंसीडर किया है ऑस्मोसिस में. और ये क्या कहता है, ये एक पार कहता है, एक तुम्हारी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना उसको ये क्रॉस करता है. दैट्स बाय वी आर यूजिंग हियर ऑस्मोसिस, ठीक है. जो तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसको ये पार करता है. देखो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ कहाँ पर, ये इस वाले डायग्राम में देखो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तुम्हारे, ठीक है. ये डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो ये वाली जहाँ से मैं तुम्हें ये सिंबल दिखा रहा हूँ, ये देखो अपोजिट और तुम्हारे एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं. तुम्हारे ये सुक्रेज मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है. जब इनका ऑस्मोसिस का डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो ये ऊपर नीचे होता है डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में ऊपर नीचे दिखाया गया है, ठीक है. और इनका जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है वो कौन से रीजन में होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन में इनका जो डिफ्यूजन होता है ऑस्मोसिस का, वो हायर रीजन से तुम्हारा लोअर रीजन वाले उसमें जाता है, ठीक है. हायर रीजन से लोअर रीजन वाले में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस है सेमी, और जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फंक्शंस होते हैं वो भी बिहेव कैसे करते हैं एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाउ डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम ऑस्मोसिस. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हारा जो डिफ्यूजन है वो कैसे डिफरेंट है ऑस्मोसिस से, ठीक है. दोनों के ये इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड आई एम 100% श्योर दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर स्कूल एग्जाम. सो प्लीज consider it very deeply and consider it very important as a point of your school exam. So सबसे पहले हम लोग डिफ्यूजन देखते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या देखते हैं. इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट्स हैं, जो इस दोनों पॉइंटों को अलग करता है, वो वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखते हैं. देखो सबसे पहले डिफ्यूजन, इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, ठीक है. इट विल बी सॉलिड और मे बी इट इज लिक्विड और एज वेल एज इट विल बी गैसेस. बट जो तुम्हारा ऑस्मोसिस होता है वो कौन से मीडियम में लेकिन टेक पास करता है, इट टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम. मैंने तुम्हें पीछे वाले अभी उसमें बताया था टॉपिक में कि जो तुम्हारा ऑस्मोसिस होता है वो भैया केवल लिक्विड मीडियम में तुम्हारा पार्ट करता है, तभी तो उसमें सॉल्वेंट तुम्हारा कैसा होता है, लिक्विड होता है, और तभी उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है, वहाँ से ये लोग ऐसे क्रॉस करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि भैया डिफ्यूजन में तीनों फॉर्मेट तुम्हारी जो गैसेस की जो फॉर्मेट है वो तीनों होंगी, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो. बट ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं चलेगा भाई, उसमें केवल क्या होना चाहिए, लिक्विड होगा, तभी वो ऑस्मोसिस वहाँ पर पॉसिबल है. Second point है, it does not involve any semi-permeable membrane, but in the osmosis process it requires semi-permeable membrane, जो कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था. इसमें semi-permeable membrane चाहिए होती है, बिना इसके चाहिए काम ही नहीं चल सकता अगर तुम्हारी semi-permeable membrane नहीं है, ठीक है. तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे तुम्हारा क्लियर हो गया. थर्ड वाले में देखो, it equalizes the concentration of substances, और जो थर्ड जो इक्वल का देता है जो concentration of substances होता है, बट तुम्हारा osmosis में ऐसा नहीं होता है. It does not equalize
द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन, क्योंकि भैया बीच में पार्टीशन लग जाता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, तो दोनों तरफ का जो कंसंट्रेशन होता है वो भैया इक्वल नहीं होता। लेकिन तुम्हारा ऑस्मोसिस में ऐसा, क्योंकि कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, सो दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द साइड of substance in the small diffusion gets equal. So this is the major and most important difference between diffusion and osmosis. Here it is a fourth point also, different substances diffuse independent of one another. यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के substances होते हैं वो diffuse तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे पर depend नहीं करते हैं, बट यहाँ पर only solvent undergo diffusion, और osmosis में केवल solvent जब तुम्हारा diffusion होगा तो उसमें क्या होगा, वो एक दूसरे में डिपेंड करते हैं भैया। अगर सॉल्वेंट में तुम सॉल्वेंट ही डालोगे तभी तो उसका ऑस्मोसिस होगा, तभी तो उसमें डिफ्यूज होगा। अगर तुम सॉल्वेंट में तुम अगर सॉलिड डाल दोगे तो वो डिफ्यूज ही नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई दे डिपेंड ऑन वन एंड ऑन द, बट तुम्हारा डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होता, दे नेवर डिपेंड ऑन वन एंड ऑन द, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखो लास्ट पॉइंट, डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। और डिफ्यूजन में इतना कुछ उसका वो रोल नहीं रहता कि तुम्हारे अदर सब्सटेंसेस है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, बट इन द ऑस्मोसिस इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। बट इसमें फर्क पड़ता है कि तुम कौन से टाइप के पार्टिकल्स ले रहे हो कंसंट्रेशन के लिए, या जो तुम सोल्यूट पार्टिकल्स ले रहे हो वो सच में इसके काबिल हैं, इसके यूज करने के लायक हैं। देखो टाइप्स देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से थोड़ा बढ़ते हैं क्योंकि लेक्चर मुझे इसी में इस पूरे लेक्चर को चैप्टर को खत्म करना है इस वीडियो में। देखो टाइप्स देखते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के क्या टाइप्स हैं। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच कैन कॉज ऑस्मोसिस। मतलब भैया ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके कारण ऑस्मोसिस होता है, दैट्स द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। भैया वो सॉल्यूशंस जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होता है वो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं, दैट्स द सिंपल एंड इजी डेफिनेशन। आई थिंक यू आल्सो कंसिडर इट इन योर कॉलेज एग्जाम, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है देयर आर थ्री टाइप्स। इसके ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं, थ्री टाइप हैं। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, isotonic solution and hypertonic solution. So we are going to see one by one what is the meaning of the hypotonic, isotonic and hypertonic solution. Hypotonic solutions are those osmotic concentration जिनका जो कंसंट्रेशन होता है उनको लोअर देन एनअदर सॉल्यूशन। भैया जिनमें हाइपोटोनिक वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कि ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन होता है ना वो लोअर होता है देन एनअदर सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ पे तुम ये एग्जांपल में देख लो, ठीक है। हाइपोटोनिक जो सेल है और वो हाइपरटोनिक में जब कन्वर्ट होती है तो कैसा होता है, उसका जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो लोअर होता है और किसके कंपेरिजन में, अदर सॉल्यूशन का। देखो यहाँ पे जो इसका जो कंसंट्रेशन है ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का वो देखो इसका लोअर है तुम्हारा हाइपोटोनिक का, और इसका देखो ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे जी हाइपोटोनिक का ये हो गया। आइसोटोनिक में दी सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का वो सिमिलर होता है जो दूसरे जैसे सॉल्यूशन होते हैं उससे लगभग सिमिलर होता है। आइसो मीन्स मतलब सेम, तो इसलिए आइसो का मतलब ही यही होता है कि भैया सेम, तो इस वजह से इनका सिमिलर होता है जो कंसंट्रेशन होता है। हाइपोटोनिक विच हैज एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन। इसमें जो होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होता है वो हायर होता है देन दैट ऑफ अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। जो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे जो तुम्हारा हाइपरटोनिक हो गया, तुम्हारा हाइपोटोनिक हो गया, इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कहाँ तक, यहाँ तक है। इसमें देखो हाइपोटोनिक का ज़्यादा है वो यहाँ तक है, लेकिन इसमें देखो इसमें दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो ये तीनों की प्रॉपर्टी है। और डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस में दिया है, देखो जिसका जाना उधर से उधर डायरेक्शन में जाएगा। देखो हाइपोटोनिक का इसमें देखो हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या लोअर होता है देन अनदर, तो इसका इस वाली डायरेक्शन में गया, इसका इस वाली, दोनों इक्वल होता है तो दोनों तरफ डायरेक्शन है। इसमें हाइपोटोनिक का सबसे ज़्यादा हाइपरटोनिक का सबसे ज़्यादा तो उसकी डायरेक्शन इधर साइड है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या होते हैं भैया। अब ऑस्मोसिस देख लें। ऑस्मोसिस आर टू टाइप्स। ऑस्मोसिस कितने टाइप हैं, ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है एंडोमोसिस, ठीक है, पहले एंड ऑस्मोसिस, फिर है एक्सोस्मोसिस, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस क्या, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल और सिस्टम। जो एंड ऑस्मोसिस होते हैं उसमें क्या होती है, ऑस्मोटिक जो एंट्री होती है वाटर की वो तो या तो सेल में होगी या तो सिस्टम में होगी, दैट्स द मीनिंग ऑफ एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इन दी सेल और सिस्टम, या तो सेल में होगी या सिस्टम में होगी, ठीक है। एग ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सेल और सिस्टम। इसमें एग का मतलब क्या हुआ भैया, या तो जो ऑस्मोटिक है वो तुम निकालोगे वाटर, वो किससे निकलेगा, या तो सेल से या सिस्टम। लेकिन एंड ऑस्मोसिस में क्या होती थी, एंट्री करते थे, लेकिन एक्स ऑस्मोसिस में उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, जो ऑस्मोटिक होता है।
अब थर्ड पॉइंट है, व्हेन वी प्लेस दी सेल इन हायर कंसंट्रेशन दी वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एग ऑस्मोसिस। जब हम लोग क्या कहते हैं, किसी सेल को हायर कंसंट्रेशन में रख देते हैं तो वाटर बाहर आ जाता है, किसके द्वारा, सेल के द्वारा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड दी एग ऑस्मोसिस, जैसा कि हम लोगों ने आगे ऊपर डिस्कस किया था। When we place the cell in lower concentration, the water enters। और जब सेल को हम लोअर कंसंट्रेशन में रख देंगे तो भैया वाटर उसमें एंटर कर जाएगा, अगर लोअर कंसंट्रेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग एंडोस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल दिए, एंडोस्मोसिस का ये एग्जांपल दिया। एंडोस्मोसिस में क्या होता है भैया, जो एंट्री ऑफ वाटर होती है वो तो सेल में होगी या तो सिस्टम में होगी। देखो ये सेल या सिस्टम मान लो, ये देखो एंट्री हो गई वाटर की। अब यहाँ से तुम्हारा एंडोस्मोसिस में ये सेल और सिस्टम है, यहाँ से देखो ये इसका कंसंट्रेशन जाना है इसलिए बाहर जा रहा है। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन एंड और ऑक्सोस्मोसिस। अब देखते हैं सेल वॉल क्या होती है। जो तुम्हारी सेल वॉल होती है वो रिगिड होती है, सेमी इलास्टिक होती है, इससे तुम्हारी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, फंगाई एंड प्रोकारियोटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं तुम्हारी जो सेल वॉल में। इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं। तुम्हारी रिगिड मतलब ऊपर खावड़ होती है, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, और जो जो तुम्हारा प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो प्लांट सेल में भी होती है, फंगाई में भी होती है और तुम्हारी प्रोकारियोट्स में भी होती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स। जो तुम्हारी सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज इन किससे, प्लांट्स में फंगल सेलुलोज होती है, और तुम्हारी चितिन इन फंगाई। ठीक है, ये चितिन एक नाम है जो कि सेल वॉल का है, वो फंगाई में भी प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सबरिन एंड क्यूटिन में भी प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सबरिन और क्यूटिन प्रेजेंट हो सकता है सेकेंडरी थिकनिंग में। ठीक है, ए सीमेंटिक लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन दी वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट साइल्स। तो भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक सीमेंटिक लेयर होती है जो किसी भी दो चीज़ों को जोड़ती है ना, मिडिल लैमेला। ठीक है, वो प्रेजेंट किसके होती है, दी वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। ये देख लो, ये बॉल्स मान लो, ये वाली जो बॉल्स हैं जो ऐड कर रही है टू डिफरेंट, तुम्हारी क्या, टू डिफरेंट लेयर्स को ऐड कर रही है। सो दैट्स वाई ये वाला पॉइंट यहाँ पे दिया है। सेल वॉल पोसेसेस स्मॉल पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल्स रिमेन कनेक्टेड कॉल्ड प्लाज्मेटा। ठीक है, तो भैया इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होती है वो छोटे छोटे उसमें होल बने रहते हैं जिसके द्वारा, जिससे क्या होता है, जो सेल्स हैं वो कनेक्टेड रहती हैं, और उसी को ये बोलते हैं तुम्हारा प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, ये नाम तुम बस याद रख लो, एक बार देख लो, जरूरी नहीं इसको याद करना है। देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का तुम्हारा रोल क्या होता है, ये देखते हैं। इट प्रोवाइड शेप टू दी सेल्स। जो तुम्हारा सेल वॉल होता है वो सबसे पहले तो ये तुम्हारा जो शेप है उसको डिजाइन करने के लिए होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इट प्रोवाइड शेप टू दी सेल्स, जिससे वो जिस आकार में चाहिए होती है उस आकार में पहुंच जाती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। यही मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्लांट को देता है, प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। जो तुम्हारी पैथोजेंस वगैरह हो जाती हैं या कोई बीमारी हो जाती है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, और तुम्हारी या हम ही लोगों से कोई उसमें कोई उसमें नुकसान हो जाता है प्लांट्स का, तो वो भी उसको रिगेन करने के लिए ये इस सेल वॉल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल। और जो तुम्हारी ग्रोथ ऑफ सेल वॉल होती है वही डिटरमाइन करती है ग्रोथ ऑफ द सेल। इट्स द कॉमन पॉइंट। सेल वॉल प्रिवेंट्स बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोस्मोसिस। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो प्रिवेंट भी करती है, जो तुम्हारी सेल होती है वो एंडोस्मोसिस में अगर तुम्हारी बेकार भी हो रही है, बेकार तो उसको भी प्रिवेंट करती है तुम्हारी सेल वॉल। एबिलिटी टू विद स्टैंड ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर। और नेचर में बहुत सारी तरीके की चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। कभी तुम्हारी समर सीजन आता है, कभी तुम्हारा विंटर सीजन या रेनी सीजन आता है, तो उसमें भी ये एबिलिटी देती हैं, उसको स्ट्रेंथ देती हैं कि भैया इस सेल वॉल होती है कि इस अपने ट्री को कैसे वापर एक्चुअली में उसको डिक्टेट करके रखना है जिससे वो बेकार ना हो। डज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन फंक्शंस। आप हम लोग देखते हैं कि जो तुम्हारी सेल वॉल होती है या जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिमिलर फंक्शन करते हैं या दोनों में कुछ डिफरेंस है। सेल वॉल देखते हैं पहले। ये सेल वॉल में क्या होता है, ऑकर्स इन प्लांट सेल। जो तुम्हारी सेल वॉल होती है वो किसमें, प्लांट सेल्स में होती है, बट जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है
वो प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में, इट इज़ दी कॉमन पॉइंट, ठीक है। तुम्हारी जो सेल वॉल होती है वो केवल तो प्लांट में होती है, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स सेल्स आल्सो। सेकेंड, सेल वॉल लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। जो सेल होती है वो सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल एंड इनसाइड इन प्लांट्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो तो एनिमल के आउटसाइड सेल पे होती है, बट प्लांट के इनसाइड सेल पे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी डिफ्रेंसिएशन वाले पॉइंट हैं, जितने डिफरेंट बताते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थर्ड है रिगिड एंड थिक। तुम्हारी जो सेल वॉल होती है वो रिगिड होती है और थिक होती है, बट तुम्हारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फ्लेक्सिबल होती है और थिन होती है। ये बहुत मोटी होती है सेल वॉल, ठीक है। बट तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतली होती है और बहुत लचीली होती है, बट ये कठोर होती है, थोड़ी सॉलिड टाइप की होती है। सेल वॉल इज परमिएबल, बट तुम्हारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है। ये सेल वॉल इज परमिएबल, ये सिलेक्टिवली है, वो उससे थोड़ा कम है, कम कंपेरिजन में है। फॉर्म ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है। वो इतनी तरीके की सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन प्रोड्यूस करता है इस सेल वॉल। ये बनाने के प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किन चीज़ों में काम आता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विद स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इट इज द वर्क ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, बट तुम्हारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है होल्ड सेलुलर कंटेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ पैसेज मटेरियल्स। दीज आर दी सम कॉमन पॉइंट्स बिटवीन किसमें ये कॉमन पॉइंट्स हैं? सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज न्यूक्लियस और दी सेल ब्रॉन। A dense protoplasmic body that contains hereditary information controlling cell activities as well as for transfer to next generation। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे माइंड में है ना, तो अगर तुम्हें उस वाली इन्फॉर्मेशन को जो तुम पहले से एक्सपीरियंस कर चुके, अगर तुम्हें वो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचानी है, तो उसमें ये तुम्हारी सेल ब्रेन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उससे हम लोग कुछ अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक टेक्नोलॉजी को लगा के हम लोग उस वाली इंफॉर्मेशन को अपनी आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको बहुत ही एक अच्छा मैसेज या उसको प्रॉफिट या बेनिफिशियरी थिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इट लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजीशन। जो भैया सेल ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस के मीडियन और सेंट्रल पोजीशन पर होता है। इन मैच्योर प्लांट सेल इट लाइज टूवर्ड्स पेरिफेरी। जो तुम्हारा मैच्योर प्लांट होता है, मतलब जो प्लांट ऑलमोस्ट तुम्हारा 30% स्टेज कवर कर चुका होता है, उसमें ये फेरी की तरफ सेल ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। इन प्रोकारियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। जो तुम्हारे प्रोकारियोट्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उनमें ये एब्सेंट होती है सेल ब्रेन। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, और सेल ब्रेन के एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियोइड इसको बोल सकते हैं। सेल लाइक आरबीसी सीव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस। ये इसमें सेल प्रोड्यूस होती हैं आरबीसी या सीव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस। सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। और सेल्स जो है बिना न्यूक्लियस के कभी सर्वाइव नहीं कर सकती फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम इट कैन सर्वाइव, बट फॉर ए लॉन्ग टाइम इट नेवर बी सर्वाइव फॉर विदाउट न्यूक्लियस। एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस nucleus is one nucleus is present in most of the cells but some cells may have more than one nucleus। मतलब कहने का कि किसी भी जो न्यूक्लियस होता है वो एक से, मतलब एक सेल में एक न्यूक्लियस हो सकता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि एक ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा एक ही न्यूक्लियस एक सेल में हो सकता है कि एक या एक से अधिक न्यूक्लियस भी तुम्हारे एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। इट्स दी लास्ट पॉइंट ऑफ दी न्यूक्लियस या तुम्हारा दी सेल, ब्रेन सेल। व्हाट इज दी न्यूक्लियस मेड अप। अब भैया इन्होंने यही पूछ लिया कि न्यूक्लियस किसका बना होता है। ये तुम कुछ डायग्राम देख सकते हो, न्यूक्लियस तुम्हारा इस तरीके का दिखता है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस रहा, ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा शायद यहाँ पे, ये इस तरीके का, ठीक है। तो ये कोशिश करो यहाँ पे समझने की। और तुम्हारा ये रहा, ये न्यूक्लियस इस तरीके का दिखता है अगर तुम माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे, ठीक है, तो इस तरीके का नज़र आएगा। न्यूक्लियस एनवेल्प इज ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। जो न्यूक्लियस एनवेल्प होता है तुम्हारा वो डबल मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। कवरिंग बीच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और जो क्या काम करता है वो अलग करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। इट कंटेन्स मेनी न्यूक्लियस पोर्स, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स बने रहते हैं।
न्यूक्लियर पोर्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियर जो छोटे छोटे पोर बने रहते हैं ना, जो छिद्र होते हैं, उनमें क्या होता है, वो तुम्हें परमिशन देते हैं कि भैया हाँ ठीक है, तुम जो मटेरियल्स है वो तुम न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म के बीच में तुम एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है ये देख लेते हैं। इट इज कलरलेस, हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इट इज कलरलेस डेंस शेप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड। भैया जो तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इट इज फर्स्ट पॉइंट इज इट इज कलरलेस डेंस शेप फाउंड, मतलब डेंस मतलब वहाँ पे जो जगह होती है ना, यहाँ पे गैप होगा, डेंस गैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है, मतलब इधर उस वहाँ पे कुछ ज़्यादा जगह नहीं होती। डेंस गैप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोस आर सस्पेंडेड। वहाँ पे जो तुम्हारा क्रोमेटिन और न्यूक्लियस होता है वो सस्पेंडेड होता है तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म में। लास्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस अराउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन ए साइड द न्यूक्लियस। ये तुम्हारा न्यूक्लियस रहा जो अराउंड स्ट्रक्चर फाउंड किया गया, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ डायग्राम में, ठीक है। इट इज रिच इन आरएनए, इसमें आरएनए ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन और आरएनए इस तुम्हारे न्यूक्लियस में ज़्यादा होता है। इट इज साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, और जो कि क्या साइट है, राइबोसोम फॉर्मेशन की। और आरएनए की फुल फॉर्म भी यही होती है, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय ये डबल मेम्ब्रेन। वो कहते हैं क्या जो न्यूक्लियस होता है क्या भैया, वो जो चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन से बन के मिल के बना होता है। देखो पहले तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म देख लो, तुम्हारी ये आउटर लेयर रही, ठीक है, और फिर ये तुम्हारी इनर लेयर रही। आउटर लेयर ये वाली रही, ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली, और तुम्हारी इनर लेयर ये येलो कलर की ये वाली, ठीक है। न्यूक्लियस तुम्हारा ये बीच में रखा है, इस वाले पॉइंट में देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी डायग्राम के बहुत सारे डायग्राम दिए हैं, ठीक है। प्रोटीन्स वगैरह इनसाइड ऑफ सेल न्यूक्लियर, इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर पोर, ये सब कुछ सही से दिखाया गया। तो इसमें यही पहुंचा कि जो न्यूक्लियस होता है वो इनक्लोज होता है भाई ये डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन से क्या इनक्लोज होता है, एक तो तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, तो तुम्हारी डबल मेम्ब्रेन से ही इनक्लोज होता है। न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स डायग्राम, इसका देखो ये डायग्राम है न्यूक्लियर पोर का, भैया ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये तुम मशीन से जब माइक्रोस्कोपी वगैरह लैब मिल जाओगे तो तुम थोड़ा सा देख पाओगे, ऐसे ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तुम थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो कि जो न्यूक्लियर पावर कम्प्लेक्स डायग्राम ऐसे दिखता है कुछ, ठीक है। आगे डज सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिमिलर इन फंक्शन। वो कहते हैं कि भैया जो तुम्हारा सेल वॉल होता है या जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो उसके फंक्शंस क्या सेम होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियस देख लो और न्यूक्लियॉन्स देख लो क्या होता है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है द होल यूकारियोटिक complex that contains genetic information. It represents the whole eukaryotic complex that contains genetic information, जिसमें genetic information होती है उसको represent करता है न्यूक्लियस। बट तुम्हारा जो न्यूक्लियोस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। और तुम्हारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो तुम्हारा कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियस का ही कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियस में इट इज कवर्ड बाय ए टू मेम्ब्रेन एनवेलप। जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो टू मेम्ब्रेन एनवेलप से कवर होता है, यहाँ पे लिखा है। बट इट इज विदाउट ए कवरिंग मेम्ब्रेन। जो तुम्हारा न्यूक्लियोलस होता है उसमें कोई कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। तुम्हारा न्यूक्लियस में इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल्स। जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है वो क्या कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर को और उसकी वर्किंग ऑफ सेल्स को भी कंट्रोल करता है। बट तुम्हारा जो न्यूक्लियोलस होता है इट सिंथेसाइजेस राइबोसोमल सबमिट्स, ठीक है। ये केवल क्या सिंथेसाइज करता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स को केवल ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है ये देख लेते हैं। एन इंटरबेंड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ड्यूरिंग जो तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना होता है, एक इंटरबेंड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन्स के से मिलके बना होता है, उसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन बिकम्स हाईली कंडेंस। जो तुम्हारा सेल का डिवीजन होता है उस समय जो प्रोटीन मटेरियल होता है वो हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब बहुत उसके जो गैप होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। थिक एंड रोड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम। और जो डिवीजन के ही समय में ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये हाईली कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ये थिक हो जाता है एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम लोग आगे चल के क्या क्रोमोसोम्स भी नाम से भी जानते हैं।
जब बट जब इसका सेल डिवीजन नहीं होता है तब तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बट जब इसका ये सेल डिवीजन हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर रोड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और इसको क्रोमोसोम्स के नाम से हम जानने लगते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। इट इज़ द इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ो, अब क्रोमोसोम्स देख लेते हैं भैया। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स भैया कुछ नहीं, वो सेल डिफ्यूजन से ही मिलके तुम्हारे जो मटेरियल बनते हैं वही क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दे रिफर्ड एज हेरेडिटरी वेहिकल्स, जिनको हम लोग हेरेडाइटरी वेहिकल्स भी बोलते हैं, जैसा कि हम लोग पीछे देख के आए हैं। क्रोमोसोम से इन्हीं से भैया सेल डिवीजन से ही फॉर्म होता है, ठीक है। पहले इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब इसका सेल डिवीजन होता है तो ये तुम्हारा सो रोड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये क्रोमेटिन से ही बनते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ये जनरली किसके, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो तुम्हारी ये डीएनए की फुल फॉर्म हो गई। ए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटाइड्स। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो या टू सिमिलर थ्रेड्स शो करते हैं प्रॉपर्टी को, जिसको क्रोमेटाइड्स भी बोलते हैं। टू क्रोमेटाइड्स आर अटैच्ड एट द सेंटर बाय ए सेंट्रोमेरे, ठीक है। जो तुम्हारे दो क्रोमेटाइड्स होते हैं वो किससे अटैच्ड होते हैं? वो अटैच्ड होते हैं सेंटर में बाई सेंट्रोमेरे से, ठीक है। ऑन द आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमेरे क्रोमेटाइड्स आर कॉल्ड आर्म्स, और जो आइदर साइड होती है सेंट्रोमेरे की, उसको जो क्रोमोटाइड्स होते हैं उनको क्या, आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा देखो जो राइट साइड में स्ट्रक्चर है नीचे क्रोमोसोम्स का है, इधर देखो तुम्हारे ये यहाँ पे दिए हैं वन क्रोमोटाइड, यहाँ पे इट्स सिस्टर क्रोमोटाइड, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये सेंट्रोमेर है, ठीक है, तुम्हारा ये सेंट्रोमेर है। तो ये इसका और क्रोमोसोम्स की पूरी फैमिली है यहाँ पे। क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीस, जो तुम्हारी जितनी भी जो स्पीसीज हैं उनके लिए जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म दे ऑकर इन होमोलोगस पेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, वो ऑकर होते हैं होमोलोगस पेयर में ऑकर होते हैं, ठीक है। But in each pair, one chromosomes belong to father parent while other belongs to mother parent। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो होमोलोगस का सिंपली सा मतलब है कि पेयर में होना। पेयर मीन्स मतलब टू तो लोग होंगे ही मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन ईच पेयर, एक जो क्रोमोसोम्स होगा वो बिलोंग करेगा भैया तुम्हारे जो फादर पेरेंट होंगे, और दूसरा किससे करेगा, मदर पेरेंट से, ठीक है। Presence of two sets of chromosomes is called diploid। जो जिनमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उनको डिप्लॉइड बोलते हैं। देखो 2n=46 ये ह्यूमन में होता है। Presence of सिंज सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड हैप्लॉइड। जो सिंज सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसको हैप्लॉइड कहते हैं भैया। n=23 इसमें ह्यूमन में होता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे दी, यहाँ पे 2n=46 होता है, तो तुम इनको जब डिवाइड करोगे तो 2n=23 ही आ जाएगा। ये डिप्लॉइड के लिए, ये तुम्हारा हैप्लॉइड के लिए है। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन ए सेल, भैया न्यूक्लियर रोल क्या होता है न्यूक्लियस का सेल में? न्यूक्लियस कंटेंट्स ऑल दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट आल्सो दी होल ऑर्गेनिज्म। जो तुम्हारी न्यूक्लियस होती है वो भैया सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। वो इसलिए नहीं कि वो सेल को ज़रूरत है, बट आल्सो फॉर दी होल ऑर्गेनिज्म, जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर रखता है न्यूक्लियस भैया। इट इज़ दी पावरफुल फंक्शन ऑफ ए होल बॉडी या होल सिस्टम, ठीक है। दैट्स वाई इसको न्यूक्लियस बोला गया है, ठीक है। यहीं पे सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। इट फंक्शंस एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स द सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटीज़। भैया इसी को इसलिए क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ द सेल भी बोला गया है, क्योंकि ये सारी कंट्रोल रखता है सेल मेटाबॉलिज्म के या सेल एक्टिविटी जो भी करती हैं, जैसे हम लोग हाथ पैर चलाना या खाना खाना या सोचना भी, या हमारे जो बॉडी में जो खाना ना खाया उसमें जो भोजन पचाने के काम जो सेल मेटाबॉलिज्म होती है वो भी इसी तुम्हारे सेंटर ऑफ सेल से ही कंट्रोल की जाती हैं। ये न्यूक्लियस ये बहुत पावरफुल होता है। राइबोसोम्स आर फॉर्म बाय न्यूक्लियस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस।
जो तुम्हारे राइबोसोम्स होते हैं वो किससे पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस से पाए जाते हैं, जो कि किसी का पार्ट है भैया, वो न्यूक्लियस का ही पार्ट है तुम्हारा जो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस अस न्यूक्लियस क्या कहता है, न्यूक्लियस अस ब्रिंग्स अबाउट सेल डिफरेंशिएशन बाय विच ए सेल अटेन्स ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ देखो ये तो हम लोगों ने देखा ही है, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या लेके आता है, वो सेल डिफरेंशिएशन लेके आता है कि भैया किस चीज़ का कैसा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा और उसके क्या क्या रोल होंगे। जैसे अपना हैंड है, हैंड का एक स्ट्रक्चर है ना जो कि सेम है हर उस स्पेसी के लिए, जितने भी ह्यूमन है सबका हाथ सेम है और उनका फंक्शन भी सेम है, उनका उनके उनके जो राइट्स हैं वो पहले ही डिफाइन किए गए हैं। तो न्यूक्लियस का यही काम होता है कि भैया सेल डिफरेंशिएशन करना, कि जो स्पीसीज हैं, जो जो सिमिलर टाइप की स्पीसीज हैं, उनके जो फंक्शन या जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, ऐसा थोड़ी है तुम्हारा दोस्त है उसका हाथ दूसरे तरीके का हो और वो फंक्शन कुछ दूसरा कर रहा हो, ऐसा नहीं कभी होगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज एजेंशियल फॉर सेल डिवीजन। जो तुम्हारा डिवीजन होता है न्यूक्लियस का वो एजेंशियल होता है सेल डिवीजन के लिए भैया, वो जरूरी भी होता है, वो बहुत ईजी भी है। रीसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड चेंजेस इन जेनस प्रोड्यूस वेरिएशन। जो भैया तुम्हारा रीसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वही चेंज करता है जीन्स को और वही प्रोड्यूस करता है वेरिएशंस। इसी की वजह से रीसफलिंग ऑफ, जब तुम्हारे रीसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तभी तुम्हारे जीन्स में चेंज आता है, जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है इसी रीसफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से वैसे जनरली जो ह्यूमन होता है उनके एक बच्चा बोर्न होते समय एक ही बच्चा पैदा होता है, बट जब तुम्हारा रीसप्लिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है तो कभी कभी दो बच्चे ट्विन में बच्चे बोर्न कर लेते हैं चाइल्ड। या समटाइम्स क्या होता है कोई भी इंसान का बोर्न हुआ, किसी भी चाइल्ड का बोर्न हुआ तो उसका हाफ हैंड नहीं होता है, या कुछ भी ऐसी डिसीज जो मतलब बोर्न होते टाइम बच्चे को होती है वो रीसप्लिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होती है। सो इट इज़ दी मेन पॉइंट। ये याद रखना कि रीसप्लिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से भैया जीन चेंज हो जाते हैं, जिससे वेरिएशंस तुम्हें देखने को मिलते हैं आगे आने वाले टाइम में। प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स, ठीक है। अब भैया देख लेते हैं प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स क्या होते हैं। भैया दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों स्कूल लेवल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहले प्रोकारियोट्स होते हैं वो भैया सिंगुलर होते हैं, लेकिन जो यूकारियोट्स होते हैं वो तुम्हारे सिंगुलर नहीं होते हैं, उसमें मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, पहले प्रोकारियोट्स देख लेते हैं। इट इज सिंगुलर या प्रोकारियोट्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लैक ए सेल न्यूक्लियस, जिसमें सेल न्यूक्लियस नहीं होता है, और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ना तो इसमें सेल न्यूक्लियस होता है और ना इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। दे डिफर फ्रॉम द यूकारियोट्स, और जो कि यूकारियोट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। विच हैव ए सेल न्यूक्लियस, भैया जो तुम्हारे यूकारियोट्स होते हैं वो पहली बात तो सिंगुलर नहीं होते हैं, वो मल्टी सेलुलर में होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है उसमें सेल न्यूक्लियस पाया जाता है यूकारियोट्स में। प्रोकारियोट्स आर दी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसमें केवल सिंगल सेल होती है प्रोकारियोट्स में, सच एज बैक्टीरिया, एंड आर रफली 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो उनकी जो भैया जो इसका जो साइज होता है या जो लेंथ होती है वो केवल कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर होती है इन डायमीटर में। A eukaryote is an organism whose cell contains complex structure inside the membrane। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भैया थोड़ा टिपिकल होता है काफ़ी, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर ऑफ एन eukaryote organism, so that's why it is complex structure as comparison to प्रोकारियोट्स, बिकॉज इसका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है तो इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स नहीं होती हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द होल ऑर्गेनिज्म सेल ऑफ प्रोकारियोट्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द डिफाइनिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट सेट्स यूकारियोटिक सेल apart from prokaryotic cells is the nucleus or nuclear envelope within which the genetic material is carried। तो इसी को डिफाइनिंग मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होता है उसी को यूकारियोटिक सेल्स कहते हैं, जो कि किससे डिफरेंट बनाता है, प्रोकारियोटिक सेल से डिफरेंट बनाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है बट इसमें न्यूक्लियस होता है। अब देख लेते हैं प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स में मतलब और क्या कॉमन पॉइंट्स हैं। प्रोकारियोट्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, पहली बात तो यही है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस दैट हाउसेस इट्स जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। प्रोकारियोट सेल कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल कंपैक्टेड इन एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन में जो इसमें सब प्रोकारियोट्स में लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, जिस जो कौन सी एरिया में होता है, साइटोप्लाज्म एरिया में होता है, जिसी को हम लोग
न्यूक्लियोइड रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे डायग्राम दिया है। द न्यूक्लियोइड रीजन इज प्रोटेक्टेड एंड एनकेज्ड बाय द सेल वॉल, और जो जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, वो सेल वॉल से प्रोटेक्ट किया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। द आउटर लेयर ऑफ द सेल सिमिलर टू ह्यूमंस स्किन, जो आउटर लेयर होती है वो सिमिलर होती है ह्यूमंस की स्किन की तरीके, ठीक है। Flagellum, a rudder-like device, affords the prokaryotic the luxury of mobility. Flagellum एक rudder-like device है जो कि क्या अफोर्ड करती है, प्रोकार्योटिक को लग्जरी मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट देख लेते हैं इन दोनों में क्या है, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स में। प्रोकैरियोट्स का जो साइज होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, बट जो तुम्हारा यूकारियोट्स होता है इट इज लार्ज इन साइज एंड दियर साइज इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। सो प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जो वो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, बट इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। विद न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है जो कि प्रेजेंट होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यूकारियोट्स में। इसमें केवल सिंगल डीएनए होता है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या सस्पेंड होता है, इसमें साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तुम्हारा टिपिकली बैकुलस आर एब्सेंट, ठीक है, तुम्हारा टिपिकली बैकुलस भी एब्सेंट होता है। माइटोसिस इज एब्सेंट, माइटोसिस भी नहीं होता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। टिपिकल बैकुलस प्रेजेंट होता है, मिटोसिस प्रेजेंट होता है, और प्लांट एनिमल्स फंगाई इसके एग्जाम्पल हैं तुम्हारे यूकारियोट्स के, ठीक है। सो यूकारियोटिक जो एनिमल सेल है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का रहा, ये देख लो यहाँ पे जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है यूकारियोटिक एनिमल का वो इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऊपर, यहाँ पे देखो ये रहा एनिमल सेल है तुम्हारा, ये राइबोसोम्स हो गया। ये यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट देख रहे हैं ये तुम्हारा न्यूक्लियस है जो कि अराउंड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है इस वाले पॉइंट में, इसमें ये लेयर से मिलके टू लेयर से मिलके घिरा होता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियोलस रहा जो कि किसी का पार्ट होता है, न्यूक्लियस का पार्ट होता है। ये तुम्हारा ये चप्पल लाइक स्ट्रक्चर है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटो स्केलेटन है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये तुम्हारे येलो कलर की है, ये गोल्गी अपार्टस हैं। ये तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये तुम्हारी जो ये इस तरीके के साइज में। और तुम्हारी ये छोटी सी जो दिख रही है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तुम्हारी ये वाली जो लेयर है ये वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये तुम्हारी पर ऑक्सीसम ये तुम्हारी बाउल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो पेरोक्सीसम है, प्रोक्सीसम। और तुम्हारा ये सेंट्रोइड्स हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है, तुम्हारा ये सेंट्रियोल्स हैं। तो ये तुम्हारा यूकारियोटिक एनिमल सेल हो गया। आगे मूव फर्दर करते हैं, साइटोप्लाज्म देखते हैं भैया साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म देख के हम लोग जो भी टॉपिक बचेगा उसको अगली वाले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स अभी रह गए हैं इस टॉपिक में, तो इस वाले लेक्चर में नहीं आ सकते हैं। सो साइटोप्लाज्म क्या होता है, द कंटेंट ऑफ ए सेल एक्सपेक्ट the content of a cell except for the nucleus. It includes cytosol, organelles, vesicles and cytoskeleton। भैया इसमें क्या होता है, जो कंटेंट ऑफ सेल होता है वो उसको छोड़ के इसमें न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का कंटेंट होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। द कंटेंट ऑफ ए सेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस, जो सेल का कंटेंट होता है वो केवल उसमें सेल में न्यूक्लियस ना हो वो और सारी चीज़ें हों वो तुम्हारी साइटोप्लाज्म में आ जाती हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स साइटोसोल, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें साइटोसोल इंक्लूड होता है, ठीक है। इसमें साइटोसोल इंक्लूड रहता है, और साइटोसोल, ऑर्गेनल्स, वेसिकल्स एंड साइटोस्केलेटन ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। साइटोप्लाज्म हैज़ 2 पार्ट्स, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसमें साइटोसोल्स होता है और तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें ये 2 पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स रहते हैं।
Cytosol is the fluid part of cytoplasm, homogeneous and crystallocolloidal liquid that contains substances, water, ions, enzymes. ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. एंजाइम्स हो गए तुम्हारे, विटामिन हो गए, अम्यूनो एसिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, या तुम्हारे प्रोटीन्स हो गए. ठीक है. सेल ऑर्गेनल्स सेमी सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस, उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, जिसमें सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या परफॉर्म करने के लिए केवल होते हैं, सेलुलर फंक्शन को, जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनको केवल परफॉर्म करता है सेल ऑर्गेनल्स में. Cell organelles may be bounded by a membrane as in eukaryotes, but prokaryotes lack membrane bound organelles. हमारी जो सेल ऑर्गेनल्स होती है वो बाउंड हो सकती है बाय ए मेम्ब्रेन लाइक यूकारियोट्स में, लेकिन प्रोकारियोट्स में केवल लैक मेम्ब्रेन होती है जो कि बाउंड करती है ऑर्गेनल्स को. वायरस लैक साइटोप्लाज्म एज वेल एज मेम्ब्रेन, जिसमें क्या है, वायरस लैक साइटोप्लाज्म होंगे और मेम्ब्रेन भी होते हैं. सो थैंक यू गाइस फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो. उस वीडियो में हम सारे जो हमारे टॉपिक रह गए हैं उनको कवर कर लेंगे. बाय बाय, टेक केयर.